नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम कवर करेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ जो कि फाउंडेशन माना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जस्टिस और इक्वालिटी की मदद से। तो सवाल ये है कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है गवर्नेंस बाय लॉ, नॉट बाय इंडिविजुअल। जैसे पहले राजे महाराजे हुआ करते थे, तो राजा डिसाइड करेगा भी किसको क्या सजा देनी है, कौन सी प्रॉब्लम के साथ कैसे निपटारा करना है। तो राजा जो है वो इंडिविजुअल है। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राजा महाराजा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई अपने हिसाब से गवर्नेंस नहीं कर रहा है। जो गवर्नेंस है वो किसके हिसाब से हो रही है? वो लॉ के हिसाब से हो रही है, वो कानून के हिसाब से हो रही है। ये कॉर्नरस्टोन है पॉलिटिकल मोरालिटी का और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, लोकतांत्रिक समाज का। ये एक कॉर्नरस्टोन है। अगर कोई भी समाज ये देखना है कि वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है? लॉ, कि क्या ये लॉ के द्वारा गवर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चार बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर बैठा होता है रूल ऑफ लॉ। ये चार प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लॉ, दूसरा है ओपन गवर्नमेंट, तीसरा है इम्पार्शियल जस्टिस और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। तो हम भारत में देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ किस हिसाब से इंडिया में प्रैक्टिस होता है, और फिर हम देखेंगे कि इम्पार्शियल जस्टिस क्या इंडिया में है, अकाउंटेबिलिटी क्या ली जा रही है। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बाकी प्लेलिस्ट और वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। अब देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें रूल ऑफ लॉ को कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसको जुडिशरी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। गुड गवर्नेंस के लिए एक बेसिक फीचर माना जाता है ये, और इंटीग्रल पार्ट माना जाता है ये गुड गवर्नेंस के लिए। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जब रूल ऑफ लॉ की बात आई तो वो आई एंशियंट ग्रीस में। अरिस्टोटल ने रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कशंस की शुरुआत करी थी। उसके बाद मिडाइवल पीरियड में सर जॉन फोर्टिस्क, मिशियावली और मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया, रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को। मॉडर्न ईरा, आज का जो समय है, इसमें आते हैं जॉन रॉविस, एफ ए हाइक और ए वी डाइसी। इन्होंने इस डॉक्ट्रिन को रिफाइन किया। कंटेम्प्रेरी में यहाँ पे यूएसए, इंडिया और बाकी ऐसी बहुत सी डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे इस कंसेप्ट को, रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। अब जो ए वी डाइसी जी का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। ए वी डाइसी एक प्रोफेसर थे। सबसे पहली बात तो ये आपने ध्यान में रखना है कि क्या थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ है क्या? कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, अपनी मर्जी करना। तो अपनी मर्जी को इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कंप्लीट क्या होगी? डोमिनेंस। डोमिनेंस किसकी होगी? लॉ की। किसकी होगी? कानून की होगी। ठीक है। और कोई भी जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिशनरी पावर अपनी यूज नहीं कर सकते, यानी भी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर दिया, जिस मर्जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, नॉन। इस प्रकार की चीजें हमने राइट टू फ्रीडम में भी देखी थी। वहां पर भी हमने ए वी डाइसी का नाम देखा था, और वहां पर भी हमने देखा था कि कैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, खासकर जो राइट टू फ्रीडम के अंडर हमारे राइट्स आते हैं, वो कैसे गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको कम करते हैं या खत्म करते हैं। डाइसी जो है वो मानते थे कि रूल ऑफ लॉ बेडरॉक है ब्रिटिश लीगल सिस्टम का। तो ये ब्रिटेन के थे, तो इन्होंने ब्रिटेन के हिसाब से ये बात करी थी। अब इनकी जो इंटरप्रिटेशन थी ये फाउंडेशनल है कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसीज का पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग हमारे देश में। डाइसी के तीन पिलर थे रूल ऑफ लॉ में। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो सबसे सुप्रीम होगा वो कौन होगा? लॉ। द बिगेस्ट रूल ऑफ लैंड इज लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भारत के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर किसी लॉ की, किसी कानून की क्लियर वायलेशन अगर नहीं हुई है तो फिर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो आर्बिट्ररी एक्शन है इसके खिलाफ ये प्रोटेक्ट करता है।
फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको हमने राइट टू इक्वालिटी वाली जो मैंने फंडामेंटल राइट कवर कराया है उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने सारे फंडामेंटल राइट्स को कवर किया है, एक एक करके सारों को देख लीजिएगा। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बोलता है कि कानून के आगे हर व्यक्ति बराबर है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, अमीर है गरीब है जैसा मर्जी है, लेकिन जो कानून है उसके सामने सारे इक्वल हैं, बराबर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल में है? इस देश में कई ऐसे केस हैं जहाँ पे अमीरों के बच्चों ने कोई क्राइम किया और फिर वो छूट गए पैसा देके, जो ये बताता है कि पैसे के आगे सारी चीज़ें क्या है, ढकोसला है। हालांकि डाइसी के मुताबिक ये एक पिलर है रूल ऑफ लॉ का। फिर आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं ये कोर्ट की रूलिंग से इमर्ज होते हैं स्पेसिफिक केसेस में, जो केस कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। तो जो लीगल स्पिरिट है उसकी ये डोमिनेंस भी यहाँ पे होनी चाहिए, ये पिलर है रूल ऑफ लॉ का। अब रूल ऑफ लॉ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ मस्ट रेन सुप्रीम ओवर ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस इन सोसाइटी। कोई भी काम है, कोई भी डिसीजन है समाज में, उन सब के ऊपर जो सुप्रीम है वो कौन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। दूसरा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ के सामने सारे बराबर हैं। आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है, गवर्नमेंट जो है या इंडिविजुअल कोई भी अपनी मर्जी से आर्बिट्ररी एक्शन नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ गार्ड किया गया है। जुडिशियल प्रोटेक्शन, यहाँ पे जुडिशरी जो है वो रूल ऑफ लॉ का प्रोटेक्टर भी है और प्रिजर्वर भी है, और फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्टर और प्रिजर्वर है। नेचुरल जस्टिस, अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं उन्हें भी अकाउंट में लिया गया है। और फिर आता है डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, तो यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस बनता है ये डेमोक्रेसीज का पूरी दुनिया में, क्या, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं भारत के संविधान में। तो भारत का जो संविधान है उसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में जैसे एमपी एमएलए वगैरह, एग्जीक्यूटिव हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल, कैबिनेट एंड ऑल। क्या होते हैं कैबिनेट, क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सबको मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है। जाइए मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये 2 ऑर्गन हो गए। तीसरा ऑर्गन आता है जुडिशरी, हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये है। तो जितने भी हमारे 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सारों को ये जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, अधेयर होना चाहिए, मस्ट अधेयर टू दिस प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब जैसे मैंने पहले कहा, भारत के संविधान में एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनके माध्यम से बनी है, और जो फंडामेंटल एस्पेक्ट माना जाता है भारत की डेमोक्रेसी का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले प्रियम्बल में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी की बात हुई है। कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे देश का प्रियम्बल क्या है, स्टार्टिंग क्या है, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, पूरा प्रियम्बल क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आर्टिकल 14, इसको मैंने इक्वालिटी वाले जो राइट टू इक्वालिटी उसमें कवर किया है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आती है। तो ये यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है उसको दर्शा रहा है। फिर आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और प्रोटेक्टेड बाय ड्यू प्रोसेस, इसको भी मैंने राइट टू फ्रीडम में कवर किया है। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कवर किए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। अब बहुत जल्दी मैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को लाने वाला हूँ, एक एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हर एक का एमसीक्यू, और राइट्स को मैंने कवर कर दिया, उसको आपने जरूर देख लेना है। जुडिशियल रिव्यू, तो यहाँ पर आर्टिकल 13, 32, 136, 142 और 226 ये जुडिशरी को एम्पावर करता है रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर्स देखिए, ये बहुत क्रूशियल पावर है रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए। इन आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो जुडिशरी को पावर देते हैं ये चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जितने भी लॉज बना रही है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना दिया, कोई भी लॉ बना दिया, जो संविधान में चीज़ें लिखी हैं उन्हीं के अंतर्गत ऐसे कानून बनने चाहिए।
तो ये जो मैकेनिज्म है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को चेक करता है, आर्बिट्ररी गवर्नेंस को यानी अपनी मनमानी को प्रिवेंट करता है, और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए रूल ऑफ लॉ की कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। यहाँ पे डाइसी का जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रिक्ट सेंस में भारत में फॉलो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो संविधान और कानून है ये प्रैक्टिकल गवर्नेंस में कई एक्सेप्शंस लेकर आता है। सबसे पहले डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनके पास डिस्क्रिशन है किस किस चीज़ की, बिल्स को रिजर्व करने की। प्रेसिडेंट रिजर्व कर सकता है सेंटर में, स्टेट में गवर्नर कुछ समय के लिए रिजर्व कर सकता है। और पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर तो आती ही हैं। तो कि मतलब जैसे कोई किसी ने क्राइम किया है तो अगर ये चाहें तो पार्डन कर सकते हैं। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ करना, तो माफ़ कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तब रूल ऑफ लॉ तो ऐसी बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई हैं बिल को रिजर्व करने के लिए, प्रोरोगेशन के लिए और पार्डनिंग के लिए। फिर अच्छा, प्रोरोगेशन यहाँ पे एक शब्द आया, तो इसका क्या मतलब होता है। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी पार्लियामेंट सेशन को या संसद के सत्र को आधिकारिक रूप से ख़त्म करता है, एंड कर देता है, उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। जैसे पार्लियामेंट के एक सेशन में कई सिटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, सब जानते हैं आप। तो जब पूरा सेशन खत्म किया जाता है उसे प्रोरोगेशन कहा जाता है। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर लागू होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर लागू होगा। अब यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट आते हैं जहाँ कन्फ्यूजन होती है। जैसे प्रोरोगेशन तो हमने आपको बता दिया, अभी प्रोरोगेशन क्या हुआ, यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा पूरा सेशन खत्म होना है। एक होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर करता है। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ मीटिंग जो बैठक है उसको रोकता है, एडजर्नमेंट। और एक डिसोल्यूशन होता है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, जहाँ पे लोकसभा पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो लोकसभा खत्म हो जाती है वो है डिसोल्यूशन, और जब एक सेशन खत्म हो रहा है लोकसभा का वो है प्रोरोगेशन। और प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज। अब देखो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनको इम्यूनिटी मिली है, ये तो आपको पता ही है। मैंने गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को अच्छे से अलग वीडियोस में कवर कर दिया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ऑफिस में जब तक वो हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। ये इम्यूनिटी उनको है, प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर को भी। फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, पुलिस, पब्लिक सर्वेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इन सारों के पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, हाँ ये देखो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स भारत में रह रहे हैं, ये विजिट कर रहे हैं, उन्हें भी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उससे एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस आ गई रूल ऑफ लॉ की। अब जैसे आर्टिकल 72 और 161 है, ये पावर देता है पार्डन की, रिप्रीव की, रिस्पाइट की, रिमिट की, सस्पेंड की और सेंटेंस को क्यूम्यूट करने की। आर्टिकल 85 जो है वो प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन देता है, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की। आर्टिकल 200 और 356 अब ये बोलते हैं कि गवर्नर जो है वो बिल्स को रिजर्व कर सकता है और रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को सेंड करता है। यहाँ पे कुछ इम्यूनिटीज भी मिलती हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को, कि वो किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है अपने किसी काम के लिए। अगर कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो कोर्ट में उसको पूछा नहीं जाएगा वे बताओ आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। प्रेसिडेंट बोलेगा, गवर्नर बोल रहा है कि भाई साहब हम तुम्हारे लिए आंसरेबल नहीं हैं, तुम नहीं पूछ सकते हमसे। फिर जब ऑफिस में है तो मैंने पहले भी कहा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके लिए 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अब ये तो हो गए प्रेसिडेंट और गवर्नर। बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, अब जैसे पुलिस की बात करें तो डिस्क्रिशनरी अरेस्ट पावर्स होती हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। पब्लिक सर्वेंट्स में बेटर फंक्शनिंग के लिए इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रॉड डिस्क्रिशनरी सेंटेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे है। अब यहाँ पे केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इसकी जो डॉक्ट्रिन है ये अंडर 14 इंश्राइन हुई, जिसने बनाया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लैंडमार्क केस था जिसने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया, ना सिर्फ एक प्रिंसिपल बल्कि फंडामेंटल फीचर हमारे भारत के संविधान का, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा भी ना तो अमेंड किया जा सकता है ना अल्टर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये बना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसको हैबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। ये रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है भारत में। सवाल यहाँ पे ये था कि क्या रूल ऑफ लॉ भारत में आर्टिकल 21 के बाहर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मेजॉरिटी ने यहाँ पे नेगेटिवली रूल किया।
इसका मतलब ये था कि फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड करने के लिए अलो किया गया इमरजेंसी के समय की, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ पे जस्टिस खन्ना का डिसेंट था। जस्टिस खन्ना साहब ने कहा था कि जो स्टेट है, अब यहाँ पे स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 वाली है, यानी कि जो पार्टी इन पावर है, गवर्नमेंट है, उसके पास कोई पावर नहीं है किसी कानून के बिना किसी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो छीन लेना, इवन विदाउट आर्टिकल 21। तो यहाँ जस्टिस खन्ना जी जो थे उनका ये मत था, लेकिन मेजोरिटी ने नेगेटिवली रूल किया था। अब आता है मेनका गांधी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आर्टिकल 21 जो है वो आर्बिट्रेरी और इररेशनल प्रोसेसेस को अलो नहीं करता, इवन दो यहाँ पे बात प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। यानी कि ये बात ठीक है भाई, जो प्रोसीजर है उसको लॉ के द्वारा ही इस्टेब्लिश होना है, लेकिन ये जो लॉ है ये भी लॉजिकल होना चाहिए, आर्बिट्ररी लॉ नहीं होना चाहिए। यानी भी अपनी मर्जी से पकड़ के तुमने किसी को भी डाल दिया है नॉल। जैसे इंडिया में बात होती है यूएपीए की, तो कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे आर्बिट्ररी यहाँ पे एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के क्रिटिसिज्म होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो है वो आर्बिट्ररी या इररेशनल प्रोसेसेस की बात नहीं करता है, इनको अलो नहीं करता है, बात करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आर्बिट्ररी और इररेशनल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने प्रपोज किया कि यहाँ पे आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों में काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप है। क्या बोलते हैं ये आर्टिकल्स? जैसे आर्टिकल 14 ने बात करी राइट टू इक्वालिटी की, यहीं पे बात आई इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। फिर आया आर्टिकल 19 जिसने बात करी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे 6 फ्रीडम्स हैं, इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर किया है अलग वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। आर्टिकल 21 आया जिसने बात करी राइट टू लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की। तो ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये स्पेशल रिलेशन एक दूसरे के साथ बनाते हैं। तो जो भी हमने लॉ बनाना है, जो कानून बनाना है, वो इन सारों के प्रोविजंस का जो टेस्ट है उसको पास करना चाहिए। अब अगर आपने मेरे राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम वाली वीडियो देखी है तब शायद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, या फिर अगर आपको पता हो, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तब आपको समझ आ रहा हो। नहीं पढ़े हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, जाइए मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब कुछ और बाकी इंपॉर्टेंट केसेस को देखें तो सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे कहा कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर ये सबसे बड़ा पोस्टुलेट है रूल ऑफ लॉ का, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफिस जो है वो डिपेंड करता है। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन का। केशव नंदा भारती केस में ही आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो रूल ऑफ लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले प्रोटेक्शन, किस चीज की? आर्बिट्रेरी पावर, मनमानी जो पावर है अपनी मर्जी से, उसके खिलाफ ये देश के जो जनता है, जो सिटीजन है, उसको गार्ड करता है। फिर आता है इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ये इंश्योर करता है। फिर आता है जस्टिस, ये फेयर लीगल सिस्टम को प्रमोट करता है। गुड गवर्नेंस, ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटीग्रल है। और डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, तो कॉर्नरस्टोन है ये भारत की डेमोक्रेसी का या किसी भी देश की डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। तो ये है दोस्तों रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, इसकी हिस्ट्री, इसकी सिग्निफिकेंस, और भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट की छाप हमें दिखती है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से विस्तार से कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। और जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।